नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह। साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री की फिजिक्स की सीरीज चल रही थी, जिसमें फिजिक्स को मैंने स्टार्ट कर दिया था। और सभी बच्चे जुड़ जाओ। पहले तो सभी बच्चे जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ो। और केम फिजिक्स का आज सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चों जितने ज्यादा हो सकते हो उतना जुड़ो और फिजिक्स को सबसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। आज हमने या कल की बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की हमने राशियां पढ़ी। वेक्टर, स्केलर, सदिश राशि, अदिश राशि, मूल राशि, पूरक राशि, व्युत्पन्न राशियां। और साथ में हमने विमीय सूत्र बनाना सीखे थे। सारे चीजों को हमने क्रमबद्ध सुचारू रूप से सूचीबद्ध हम पढ़ रहे हैं। लगभग लगभग फिजिक्स के लगभग इसमें 12 से 14 टॉपिक हैं जो आपके पेपर में आने वाले। लगभग 12 से 14 टॉपिक कराऊंगा, जिसमें बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, घर्षण हो गया, ऊर्जा हो गई, ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गई, लाइट हो गई, चुंबकत्व हो गया। कुछ बल फोर्स होते हैं, उन फोर्सों के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो बेटा 12 से 14 टॉपिक है। हर एक दिन टॉपिक खत्म करेंगे, जिसके माध्यम से आपका हर सिलेबस टाइम पर हो जाए। आशा करता हूं कि सब बच्चे जुड़े होंगे, सब बच्चे ईमानदारी से फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो कौन कौन बच्चा जुड़ा है एक बार मैं देख लेता हूं। और सबको, जो बच्चा जुड़ चुके हैं वो ओके, हेलो, नमस्कार कुछ भी सेंड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि कौन बच्चा जुड़ा है और कौन नहीं है। चलिए बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने सदिश राशि क्या कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, स्केलर राशि क्या होते हैं, अदिश राशि, सारी चीजों पर चर्चा की थी। साथ ही हमने मोशन पढ़ा था और हमने विस्थापन पढ़ा था। एक्सीलेशन पढ़ने वाले, सारी चीजों को क्रम रूप से पढ़ेंगे आज। तो बच्चे तैयार हो जाओ, अपनी कमर को कस लो। फिजिक्स है, थोड़ा सा डराती है। अगर इससे मोहब्बत कर लो तो ये भी आपसे मोहब्बत कर लेंगे। मैं जिन प्रश्नों पर गोला कर दूं या अंडरलाइन कर दूं, आप उन प्रश्नों को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से वह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। तो बेटा हमने कल दूरी भी पढ़ी थी, डिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं। कल हम विस्थापन पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ में मोशन, गति पढ़ चुके हैं। आज हम उसका सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ चैप्टर को खत्म करेंगे। जैसे आज हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे, न्यूटन का नियम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम त्वरण क्या होता है, एक्सीलेशन क्या होता है, वेग क्या होता है, प्रक्षेप गति क्या होती है, ये सारी परिभाषा को भी साथ ही साथ करते चलेंगे। कल हम 3 टॉपिक को निपटा लेंगे, फोर्स को निपटा लेंगे, एनर्जी को निपटा लेंगे और घर्षण बल, स्टैटिक जो बल से होता है, फ्रैक्शन, वो वाले बल को निपटा लेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले चाल, जिसका नाम है स्पीड अर्थात चाल। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना है कि सर हमें किस प्रकार से पॉइंट को समझते हुए और उसको याद रखते हुए चलेंगे। मैं मानता हूं स्पीड से प्रश्न आते हैं, राशियां पूछ ली जाएगी, यूनिट पूछ ली जाएंगी, परिभाषा पूछ ली जाएगी, या आपको एग्जाम देकर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो शब्दांश बात करें, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है। इसके नीचे इंग्लिश भी लिखा है और हिंदी भी लिखा है, तो बच्चे कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे हिंदी में समझना चाहते हैं हिंदी में समझें, जो इंग्लिश में कन्वर्ट होना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज में आपको पढ़ा। ठीक। अगर बात करें चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है,
या स्पीड क्या होती है। तो हम आपको बता दें, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल में हमेशा दूरी आएगी। दूरी में कौन आता है, लंबाई आता है, कि एकांक समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। परिभाषा में आपको बताता हूं। आपसे पूछा जाए कि जो चाल क्या होती है, तो चाल आप परिभाषित बता सकते हो कि एकांक समय में वस्तु के द्वारा, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट एकांक समय, एकांक मतलब कोई फिक्स समय में तय की गई दूरी, तय की गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बच्चों, चाल की परिभाषा समझने की कोशिश करना। हमने बताया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट कार है, यहां पर कार को आना है, यहां से कार चली और यहां तो कार को आना है। तो आप क्या कहोगे सर, कोई वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल में हमेशा दूरी आती है, दूरी में हमेशा लंबाई आती है। तो ध्यान रखना बच्चों कि चाल जब भी करोगे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई समय के अनुसार या एकांक समय में, उसे हम क्या कहते हैं, दूरी के चाल कहते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें, ऑब्जेक्ट एक यहां से देखना चालू हो रहा है, ये यहां से चलेगा, यहां तक आना है। तो बेटा यहां पर एकांक समय, कोई ना कोई समय लगेगा। इस कार को इस कार तक आने में कोई ना कोई तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और बेटा इतने बीच की दूरी, इतने बीच की डिस्टेंस को भी तो कवर करेगा, डिस्टेंस को भी क्या करेगा, कवर करेगा। तो इसी को हम स्पीड कहते हैं। प्रश्न उठता है, प्रश्न बार बार आता है कि स्पीड में कौन होती है, तो स्पीड में हमेशा दूरी होती है, डिस्टेंस होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा लेते हुए चलते हैं जिससे आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए। हमने बताया बच्चों, चाल जो होती है, चाल जो होती है वो एक सदिश राशि, वेक्टर, वेक्टर है। प्रश्न आएगा और प्रश्न बन चुका है। प्रश्न किस प्रकार से आएगा, चाल क्या है, किस प्रकार की क्वांटिटीज है या राशि है, तो आपको बता दें चाल एक प्रकार की सदिश राशि वेक्टर है। चाल का मात्रक जो होता है वो कौन होता है, मीटर होता है। क्योंकि मैं यहां पर आपको फोकस करा दूं थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा फोकस करा देता हूं। क्योंकि जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस में कौन होता है, लंबाई होती है। डिस्टेंस में लंबाई होती है और लंबाई का मात्रक कौन होता है, मीटर होता है। अब हम बात करें, अभी हम बात करते हैं जो चाल होती है, चाल में कौन होता है, डिस्टेंस होता है। तो बताओ दूरी का, चाल का मात्रक क्या होगा, तो आप ही कहोगे मीटर। क्योंकि दूरी में लंबाई आते हैं, लंबाई में क्या मात्रक, मीटर होता है। तो दूरी का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इसी तरह चाल में दूरी आती है, इसलिए चाल का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अगर बच्चों इसका मात्रक मीटर है तो बच्चों इसका विमीय सूत्र क्या होगा, चाल का विमीय सूत्र पूछा जाए कि चाल का विमीय सूत्र क्या है, तो आपको पता है विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको एमएलटी की आवश्यकता होती है, एक मास की आवश्यकता होती है, एक लेंथ की आवश्यकता होती है, एक टाइम की आवश्यकता होती है। तो एम यहां पर बात करेंगे, कोई भी द्रव्यमान की बात नहीं हो रही, मीटर दिया गया यहां पर ओनली, यहां पर ओनली मीटर दिया गया है। तो कोई भी मास की बात नहीं हुई, कोई किलोग्राम की बात नहीं हो रही, इसलिए यहां पर 0 लगा दो। यहां पर बेटा कोई भी टाइम दिया है क्या, मीटर के साथ कोई और दिया है क्या, मीटर के साथ कोई भी प्रति सेकंड या सेकंड स्क्वायर दिया है क्या, तो आप कहोगे सर इसमें किसी प्रकार का टाइम नहीं दिया। तो हमने भी बता दिया इसमें किसी प्रकार का टाइम नहीं दिया गया, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। टी की बात करें तो मीटर दिया है, तो मीटर मतलब ए, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m0 L1 T0 हो जाएगा।
m0 L1 T0 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गतिमान वस्तु की चाल हमेशा क्या होगी, सदैव होती है। क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूं कि जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अगर दूरी धनात्मक है तो चाल भी क्या होगी, धनात्मक हो सकती है। गतिमान वस्तु हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। बिल्कुल राइट है। जब आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल चलाने में कुछ ना कुछ दूरी तो तय करोगे। जब साइकिल चलाने में कुछ ना कुछ दूरी तय करोगे तो दूरी कैसी मानी जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अगर बच्चों यहां से मैं चल रहा हूं ऐसे, तो बताओ यहां से यहां तक आने में मैंने कुछ दूरी तय की। अगर दूरी तय करता हूं तो वो स्थिति कैसी हो जाती है, धनात्मक मानी जाती है। तो हमेशा गतिमान वस्तु का मतलब है वो अभी अपने पथ पर चल रही है, या वो अपनी उसकी स्थिति कैसी है, गतिमान है, स्पीड अवस्था में है। तो गतिमान वस्तु जो होती है उनकी चाल हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जाए कि चाल कभी भी ऋणात्मक और कभी भी शून्य नहीं होती। ये भी बात आपको बताई थी, क्योंकि जो दूरी होती है, दूरी का अर्थ क्या होगा, चाल। क्योंकि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अगर दूरी धनात्मक है तो चाल भी धनात्मक है, दूरी ऋणात्मक है तो चाल भी ऋणात्मक होती है। परंतु बच्चों दूरी जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ना ही शून्य होती। जो दूरी डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह चाल भी हमेशा धनात्मक होगी। ये बात आप मेरी सुनते हुए चले। प्रश्न बन चुके हैं, प्रश्न छप चुके हैं कि यह गतिमान वस्तु की चाल, यहां पर बच्चों गतिमान रस्ती लिखा है, जब वस्तु चल रही होती है कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती है। कभी भी चाल स्पीड कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती। इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर आई है तो बिल्कुल यस सर कमेंट करके आप बता सकते हो कि कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी। यस सर, बिल्कुल प्रताप जी। अगर हम बात करें, यहां से प्रश्न उठा लेते बच्चों, थोड़ा सा यहां से भी प्रश्न उठा लेते, ठीक है। कैसा प्रश्न है सर? ये सदिश राशि है, ये इस प्रश्न को भूल मत जाना, वेक्टर है। सर ये मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसको भी कभी भूल मत जाना। सर इसका मात्रक हमेशा धनात्मक होता है। क्या होती है, धनात्मक। वही चीज को हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उसी चीज को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सर द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट टाइम इज द कॉल्ड स्पीड। क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? अगर डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये वेक्टर कैसी राशि है? ये वेक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट कैसी होती है? मीटर होती है। देन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्टिव मूव कर रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसा होगा? धनात्मक या पॉजिटिव होगा। इट नेवर नेगेटिव ऑफ जीरो। अर्थात चाल कभी भी नेगेटिव और शून्य नहीं हो सकती। इतनी बात आप तक पहुंची क्या? अगर आप तक पहुंची है तो कमेंट में लिख दो सर हमको समझ में आ रहा है। आज हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं फिजिक्स का, और आशा करता हूं कि वो सारी की सारी जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है आपके अंदर तक जाए। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके लिख दो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, सब बच्चे समझते रहे। अगर हम स्पीड के प्रकार जाने, क्या पढ़े? स्पीड के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड क्या होती है?
एक समान चाल को हम स्थिर चाल कहते हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है या स्थिर स्पीड क्या होती है आपको आ रहा है? बिल्कुल जी सर जी, बिल्कुल साक्षी जी, शिवा तिवारी, हाँ सर बिल्कुल, प्यार से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। हमने बताया दो टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीच स्पीच के तीन प्रकार की होती है। पहली स्पीड का नाम है, उसका नाम है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड एक समान चाल। कहने का अर्थ है जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में, शब्दों को पढ़ो, शब्दों की कोशिश, समान समय में, यहां पर क्या लग गया, समान समय में समान दूरी तय करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है, तो वहां की जो चाल होती है, वहां की जो स्पीड होती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। देन व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स टाइम, तो समान समय में समान दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। सर थोड़ा सा हमें और बताओ, तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ले जाते हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता देते हैं कि आपको क्या समझना है। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, क्या है या नहीं है बच्चों? ये जो लड़का है आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये लड़का, देखो बेटा मैं आपसे बात करूं, देखो एक लड़का ए बी और सी बिंदु है, ए बी और सी बिंदु है। जब बंदा लड़का यहां से चला तो 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। एक लड़का, यहां से बात करें इस वाले पार्ट से, एक लड़का 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, दिखाई नहीं दे रहा मार्कर का भी, ये थोड़ा सा इशू हो रहा। एक लड़का 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है और स्थान ए से स्थान बी पर पहुंच जाता है। एक लड़का स्थान बी से स्थान बी की ओर 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है और स्थान बी पे पहुंच जाता है। वही लड़का 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, 2 मीटर की क्या करता है, दूरी तय करता है। तो बेटा समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने स्पीड को बढ़ा दिया, चाल को बढ़ा दिया। उसने क्या किया, 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी यहां पर तय कर रहा है और 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी क्या हो रहा है, यहां पर तय कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। अच्छा सा एग्जाम्पल दूं, आप घर से घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपने क्या किया, समान प्रकार से स्पीड पकड़ी कि मुझे 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय करना है और दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर तय करना है। तो हमने क्या समझा, समान समय 1 घंटा में कितने किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और दूसरे घंटे में भी कितना, 50 किलोमीटर। तो बताओ समान समय में सेम डिस्टेंस को कवर करना क्या कहलाता है, स्थिर चाल कहलाता है। तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, सेम डिस्टेंस सेम टू सेम टाइम कवर, उसे को कहते हैं हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम स्थिर चाल कहते हैं या सरल चाल कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई क्या, आपको ये बात समझ में आई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि स्थिर चाल क्या होती है, कांस्टेंट चाल क्या होती है। अगर बच्चों मैं आपसे थोड़ी सी बात और घुमाकर पूछ लूं तो, अगर बच्चों मैं आपसे थोड़ी सी बात और घुमा के पूछ लूं तो क्या करो, जैसे बात करें मैंने बोला पहले 1 घंटे में, बच्चों पहले 1 घंटे में
50 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे घंटे में मैंने 60 किलोमीटर की दूरी तय की और तीसरे घंटे मैंने 30 किलोमीटर की दूरी तय की। एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर। समय तो समान है, समय तो क्या है, यहां पर भी 1 घंटा था, यहां का भी 1 घंटा है और यहां पर भी क्या है, 1 घंटा है नहीं। तो बच्चों समय तो क्या है, टाइम जो आप बता सकते हो समय कैसा है, समान है, परंतु जो डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो यहां से यहां तक की, जो डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो, डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो वो क्या है, अलग है, मतलब डिफरेंट है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। असमान का मतलब क्या है, आपने मोटरसाइकिल उठाई, पहले तो बूकारे से चलाई, आपने 1 घंटे 50 किलोमीटर, फिर आपने दूसरे घंटे बूकारा कर दिया, फिर भी आपका 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में आपकी बत्ती गुल हो गई तो 30 किलोमीटर ही चला पाए। तो आपने समय तो ठीक था, 1 1 घंटा था, परंतु डिस्टेंस क्या हो गई, बदल गई। जब डिस्टेंस बदल जाती है तो एकांक समय में अलग अलग दूरी तय करते हैं या डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, असमान चाल कहते हैं। बेटा एक कार है, कार को यहां से देखने की कोशिश करेंगे, यहां से चली, 2 सेकंड में उसने कितना चलाया, 2 मीटर पहुंची। अब फिर यहां से चला तो 2 सेकंड में कितना चली, 8 मीटर। देखो पहले 2 मीटर चल रही थी, अब कितना चल रही, 8 मीटर। फिर 2 सेकंड में फिर कितनी चली, 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर है, तो डिस्टेंस आप कह सकते हो सर, डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, टाइम सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड, परंतु पहले 2 मीटर चल रही है, फिर 8 चल रही है, फिर 10 चल रही है। जब डिस्टेंस अलग हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल स्पीड कहते हैं, अनस्टेबल स्पीड कहते हैं। कैसे सर, क्या सर इसमें से प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा आपसे, आपको बता दें इसमें से प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा और क्वेश्चन मेरे पास रखे हुए। व्यापम का कोई भरोसा भी नहीं कि जो सिलेबस दिया गया है उसी में से आ जाए। हाँ, पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको 12 से 14 टॉपिक फिजिक्स के इंपोर्टेंट वाले टॉपिक है, उसको सारी चीजों को आपको खत्म करा के जाऊंगा। मैंने हमसे आपसे बता दूं सर, जब कोई वस्तु समयांतरण में असमान दूरी तय करे, ऑब्जेक्ट कवर इन द डिस्टेंस इन द इंटरवल्स सो स्पीड कॉल द अनवेल। तो कहने का डिस्टेंस कैसी करे, इंटरवल मतलब टाइम के साथ, ऑब्जेक्ट कवर इन डिस्टेंस इन द सो बेसिस कॉल, तो स्पीड और अनस्टेबल स्पीड कहलाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि असमान चाल क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है? अगर अनस्टेबल आपको समझ में आई है तो बच्चों कमेंट में एक बार लिख दो, कमेंट में लिख दो, थोड़ा सा हमको भी पता चल जाएगा कि हम आपको पढ़ाने लायक है या नहीं, हमको भी पता चल जाएगा कि हमारा जो पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है नहीं। ठीक है, मैं आपके कमेंट देखने जा रहा हूं, आप उस पर कमेंट करो जल्दी से जल्द करो जल्दी से। तो आपको पता है साक्षी जी, यस सर बिल्कुल, संगीता जी बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है, साक्षी आ गया सर, ठीक है यस सर, ओके आगे बढ़ते हैं। अगर हमको अनस्टेबल आपको समझ में आ चुका है, अनस्टेबल स्पीड क्या होती है, तो आपको अब आगे पढ़ाने वाले हैं थोड़ा सा कांस्टेंट। थोड़ा कमेंट करते रहा करो जिससे हमको पता चल जाता है आप लोगों को आ रहा है नहीं आता। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आता है यहां से प्रश्न बनेगा, थोड़ा सा सीखते चलो। अब आता है एवरेज स्पीड क्या होती है। आपने एवरेज स्पीड मैथ में पढ़ी है, कुल स्पीड को जोड़कर जितनी होती उसको भाग दे देते, जितना टाइम होता है कुल स्पीड बराबर समय जो लगता है इसको क्या कर देते, भाग देते। मैथ आपको हमसे भी अच्छा आता है, तो हम आपको ओनली एवरेज स्पीड बताएंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड से सवाल भी फिजिक्स में कई बार पूछे जा सकते हैं। हमने बताया आपको एवरेज स्पीड क्या होती है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई
कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। दो शब्द पकड़ लो, किसी वस्तु के द्वारा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। इसी को तो लिखते हैं बेटा, मैथ में भी आप पढ़ते हो, तो मैथ में जब पढ़ते हो तो इसी तरह पढ़ते हो कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमने बताया द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम। तो हमको टोटल डिस्टेंस कवर बताना है और हमको टोटल डिस्टेंस टाइम बताना है। तो हमने क्या बता दें आपको, थोड़ा सा मेरे पास लिखा भी हुआ है, टोटल डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों इधर देखने की कोशिश करना, यहां पर थोड़ा सा लिखा टोटल टाइम 4 आवर्स। देखो टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गई, और बात करें स्पीड कितनी हो गई, टाइम हो गया 4 घंटे, एवरेज स्पीड कितनी है 5। ये तो आप मुझसे भी अच्छा जानते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि सर आपसे अच्छा जानते तो हैं, पर समझा दो आप भी, कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे। हाँ 20 की बात करते हैं, ठीक है। एक लड़का यहां से चला, बिंदु ए से चला, यहां पर रुकेगा, यहां पर रुकेगा। उसने पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में उसने 5 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में वो 5 किलोमीटर चला, और चौथे घंटे में आपको बता दें फिर भी वो 5 किलोमीटर चला। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो स्थिर चाल भी है, सर समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल स्थिर चाल है। परंतु आपसे औसत चाल निकालने के लिए पूछे तो ये है, समान समय में समान दूरी तय करना स्थिर चाल कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। परंतु आपसे प्रश्न पूछा गया उस तरह की, कोई ग्राफ दे दिया या कोई पैराग्राफ दे दिया और पूछा गया कि स्पीड निकालो, औसत एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड में कुछ नहीं आपको। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो। ठीक है बेटा, डिस्टेंस कितनी होगी 5, 10, 15, 20, टोटल टाइम कितना हो गया, यहां पर 1 घंटा बेटा, 1 घंटा, ठीक है, एक घंटे में चल रही, एक घंटा, टोटल कितना हो गया 4, 4 पंजे 20। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है होगी वो कितनी होगी 5 होगी। आपको प्रश्न यहां से बनेगा, और आपका प्रश्न सदिश राशि अदिश राशि, चाल हमेशा हमेशा डिस्टेंस होती है, चाल हमेशा धनात्मक होती है, इन बातों पर आप विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, बात करते हैं वेग क्या होता है। वेलोसिटी अर्थात वेग क्या होता है, इन पे भी चर्चा आप लोग कर लो थोड़ा सा। हमने बताया स्पीड प्लस डायरेक्शन, जब आपकी चाल और दूरी, जब चाल और दूरी आपस में मिल जाए, स्पीड और डायरेक्शन मिल जाए, तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है, वेग मिल जाता है। प्रश्न को यहीं से सीखो कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकता है। पूछा गया कि वेग क्या होता है, ऑप्शन में लिखा था वेग होता है, लिख दिया आपने वेग होता है विद्युत धारावती त्वरण, लिख दिया उसने डिस्टेंस इनटू एक्सीलरेशन। अगर उसने लिख दिया कि स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन जहां भी लिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, वेग अर्थात वेलोसिटी। अब सर ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि जब स्पीड और डायरेक्शन मिलती है, स्पीड और डायरेक्शन मिलती है, तब जाकर वेलोसिटी अर्थात वेग बनता है। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से भी आपको लेके चलता हूं। अगर आपने विस्थापन पढ़ा है क्या बच्चा, विस्थापन कल ही पढ़ा है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु
फर्स्ट पॉइंट इनटू लास्ट पॉइंट इन द देन डिफरेंट इनटू मिडिल पार्ट, अर्थात उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कह रहे हैं। तो अभी हमको विस्थापन हमने कल समझा दिया है, आपको कल की बातें भी याद आ रही है, फिर भी हम बता देते हैं कि विस्थापन क्या होता है। प्रारंभिक बिंदु, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट बिंदु, अंतिम बिंदु के बीच का जो भाग होता है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के 3 केस सुने थे, 3-4 केस थे। जब बीच में कण डाल दिया जाए, कण, तो विस्थापन आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ता है। अगर वस्तु कहीं से चलकर उसी स्थान पर दोबारा से आ जाए तो विस्थापन शून्य हो जाता है। सीधी रेखा में जितनी डिस्टेंस होती है उतना विस्थापन होता है। ये सारी बात मैंने आपको बता चुकी थी, ठीक है। चेक आता, परिभाषा की ओर बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तय किया गया वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है बच्चों। सर बच्चों ये तो आपको पता चला कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन में, वेग में क्या होगा, विस्थापन, और विस्थापन में कौन होता है, दूरी। तो हम कह सकते हैं तय किया गया दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्योंकि जो वेग जो होता है, वेलोसिटी होती है, वो दोनों पे तो निर्भर करती है, एक स्पीड पर निर्भर करती है, एक डिस्टेंस पर निर्भर करती है। स्पीड और डिस्टेंस को मिलाकर वेलोसिटी और वेग बन जाता है। अगर हम बात करें सीधी सी बात में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, अब आपको समझ में आया। कोई वस्तु है, निश्चित दिशा है उसकी, निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी को, निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल भी होगा तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। चलो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये तो उसका निकल गया, वेलोसिटी का, डिस्टेंस बाय चेंज, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 1 किलोमीटर डेल। अगर आपको ये विस्थापन भी आ गया यहाँ से, वेलोसिटी 50 प्लस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ गया, वेलोसिटी नहीं आया। तो बेटा हमने क्या बताया, वेलोसिटी क्या होती है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं तो मेरी दिशा कैसी होगी, निश्चित होगी, और निश्चित दिशा होगी तो निश्चित दिशा में क्या तय करूंगा, दूरी तय करूंगा। मैंने अपनी दिशा को तय कर लिया कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मेरी दिशा निश्चित हो गई। और दिल्ली से मुंबई जाने में मुझे कितना दूरी तय करनी पड़ी, इस केस को हम क्या कहते हैं, वेग या वेलोसिटी कहते हैं। वेग जो होता है वो बेटा, वेग जो होता है आपको स्पीड और डायरेक्शन पर फ्लो करता है। स्पीड और डायरेक्शन मिलेगी तभी वेग मिलेगा। तो हम बात करें, वेग भी कैसी राशि है, वेक्टर है। किस प्रकार की राशि है, वेक्टर राशियां हैं। इसका भी मात्रक कौन होता है, मीटर होता है, क्योंकि दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और चाल का भी मात्रक मीटर होता है। इसी तरह वेग का भी मात्रक क्या है, मीटर, क्योंकि चाल में मीटर, चाल को किसमें सही मात्रक मीटर, दूरी का लंबाई, लंबाई का सही मात्रक मीटर। इसी तरह वेग का भी मात्रक मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड है। इसका मात्रक देख लो बेटा, मीटर प्रति सेकंड है। अगर मीटर प्रति सेकंड आपने बता दिया है तो इसका भूमि सूत्र क्या होगा, ये भी आप बता दो। भूमि सूत्र क्या है, MLT, यहां पर 0 आ जाएगा, L1 हो जाएगा और T-1 हो जाएगा। तो इसका भूमि सूत्र M0L1 T-1 होगा। क्या ये भी बात आपको बच्चों समझ में आई क्या, ठीक है। विस्थापन का फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है, वेग का फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको ये भी जानकारी होगी। द डिस्प्लेसमेंट सेट बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द वेग ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। देख क्या नहीं करता, वही वाला
इसकी राशि कैसे होती है, वेक्टर होती है। यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी बात आपको अच्छी समझ में आ गई। यदि वस्तु का वेग परिवर्तन कर दिया जाए तो वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल जाती है। बिल्कुल बात है सर। अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अगर समान समय में जा रहे हैं तो वेग ठीक है। अगर हमने स्पीड को, वेग को बढ़ा दिया, स्पीड को मतलब, वेग मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं वेग का मतलब क्या होता है, तो स्पीड होती है वेग में, डिस्टेंस होता है वेग में। तो वेलोसिटी का अर्थ ही दो चीजों से मिलकर बना है, एक स्पीड से, एक डिस्टेंस से। अगर मैंने स्पीड को तेज कर दिया तो वेग भी परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, स्पीड ज्यादा होगी तो वेग भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात थी। ये भी बात आपको समझ में आई है क्या बच्चों? ये बात आपको समझ में आई है तो मुझे थोड़ा सा आप कमेंट करके बता दो, जिससे मैं आपको आगे क्यों ले चलूं। ये आप देख लेना बच्चा, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक समान वेग कौन होता है, तो एकांक समय में तय किया समान विस्थापन एकांक समय कहलाएगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतर में असमान दूरी तय करेगी वो असमान वेग कहलाएगा, असमान दूरी विस्थापित करेगी। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, अभी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें दूरी, डिस्टेंस शब्द आ रहा है बार बार। आप बोलोगे सर वेलोसिटी में डिस्टेंस कैसे आ रही है, क्यों मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी मिला किससे, दो चीजों से तो मिलकर बना है, स्पीड और डिस्टेंस से मिलकर बना है। स्पीड और डिस्टेंस से मिलकर बना होता है तो वेलोसिटी होता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार रेट मान लोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। एक्सीलेशन क्या होता है इसको देख लो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा कमेंट कर दो, थोड़े बच्चों कमेंट कर दो, मैं आपको समझ में आया है नहीं। मैं रिपीटेशन भी कर सकता हूं, अगर आप कमेंट में बोलोगे कि सर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट भी कर सकता हूं। उसके लिए आपको थोड़ा मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों आप हैंड टू हैंड बोल सकते हो, पर ऑनलाइन क्लास में आपको उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपके देखने जा रहा हूं, बोल सकते हो यस या नो। अगर आप अभी आपने इन परिभाषाओं को कंप्लीट कर लिया ना, एक्सीलेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, अभी आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ ले, सारी जो भी आपको समझाया जा रहा है पूरा समझ लोगे ना, आगे जो बड़े टॉपिक है, बल हो गया, ऊर्जा हो गई, प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गई, टेम्परेचर हो गया, उनमें इस शब्दों का इस्तेमाल होगा। फिर आप पूछोगे सर कि त्वरण क्या होता था, आप पूछोगे सर कि सर वेग क्या होता था, तो उस समय आपको बताने में थोड़ा असमर्थता होगी, फिर भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा बताओ चले। ओके चलो, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बेटा थोड़ा सा देखते हुए चलें। एक्सीलरेशन क्या है, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। इस लाइन को याद रख लो बस। जो त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वेग में परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन होता है, जब वेग में, या हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में डिस्टेंस और स्पीड दोनों होती है, जब वेग में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन की दर होती है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मेरा एग्जाम्पल सीखने की कोशिश कर, मैंने बोलना चाहूंगा बच्चों कि सर मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना था, हमको दिल्ली से कोलकाता जाना था। दिल्ली से कोलकाता जाने में मुझे डिस्टेंस, मेरी जो है, मेरी डिस्टेंस जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता जा रहा था, मेरी डिस्टेंस लगभग 1000 किलोमीटर है। मैंने क्या किया, पहले घंटे में मैंने 100 किलोमीटर चलाई, पहले घंटे मैंने गाड़ी को 100 किलोमीटर खींचा, दूसरे घंटे में मैंने गाड़ी को 200 किलोमीटर खींचा, तीसरे घंटे में मैंने गाड़ी को 300 और चौथे घंटे में गाड़ी को 400 किलोमीटर खींचा। तो बताओ, समय तो समान है, समय तो समान है, परंतु इसका वेग बदल रहा है ना।
पहले घंटे में इसका 100 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 200। वही तो बोलना चाहता हूं, पहले मैंने मोटरसाइकिल 1 घंटे में 100 किलोमीटर भगाई, फिर मैंने दूसरे घंटे में 200 किलोमीटर भगाई। तो बताओ वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है, उसकी डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, चौथे घंटे मैंने 400 किलोमीटर भगाई गाड़ी, तो बता जब वेग में परिवर्तन हो रहा है, जब वेग में परिवर्तन होगा उसी को हम त्वरण एक्सीलरेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर बच्चों मैंने बोला बच्चों थोड़ा सा सीख तो चले क्या, मैंने यहां से अपनी मोटरसाइकिल, अपनी अच्छी सी मोटरसाइकिल ली, बड़ी मोटरसाइकिल ली, रेसर गाड़ी ली, और उसको मैंने बोला कि मैं 4 घंटे में कोलकाता पहुंच जाऊंगा। मैंने किसी से शर्त लगा ली कि मैं 4 घंटे में कोलकाता पहुंच जाऊंगा। पहले घंटे में 100 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे मैंने और स्पीड को बढ़ा दिया, तीसरे घंटे में और स्पीड, स्पीड मतलब वेग, डिस्टेंस मतलब वेग, स्पीड पर डिस्टेंस और द वेलोसिटी वेग। तो मैंने वेग को बढ़ाता जा रहा हूं, वेग को क्या करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। जब वेग बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, जब वेग परिवर्तन हो रहा है इसी को हम एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। मेरी बात आप तक पहुंची होगी। चलो बच्चों थोड़ा सा बात और पीछे कर लेते हैं। यहां भी कौन सी राशि है, वेक्टर राशि है, यहां भी एक प्रकार की सदिश राशि है। इन राशियों को बेटा अपने दिमाग में हो सके तो एक फ्लो चार्ट बना लो, जो भी आपकी फेयर कॉपी है या नोट्स है उसमें आगे लिखते चलो सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। आगे पेज पे लिखते चलो कि जो त्वरण आया था वो कैसी राशि है, जो वेग आया था वो कैसी राशि है, जिसके माध्यम से पेपर में अगर प्रश्न बनता है तो आपका एक प्रश्न आगे बन जाएगा। बन जाएगा क्या नहीं? इसका जो मात्रक होता है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर बच्चों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसका विमी सूत्र भी बनाकर दिखा दो, इसका विमी सूत्र भी बनाकर सिखा दो। तो बताओ सर ये 0, इसका जो विमी सूत्र हो गया m0L1T-2 है। कुछ बच्चों को अभी भी लगता होगा कि ये विमी सूत्र कहां से आ गया, m0 कैसे हो गया, L1 कैसा हो गया, T-2 कैसे हो गया। अभी बच्चों को आता हो, हाँ बच्चों आपके मन में आएगा, परंतु आप पहले वाले लेक्चर को पढ़ लोगे तो आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में पूरी तरह से पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं। हर एक प्रकार की जानकारी को मैं साझा कर सकता हूं, किया है, शेयर किया है और बहुत ही मोहब्बत से किया है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ जाता है, बेटा ध्यान रखना, जब आपका जो वेलोसिटी होती है, अगर वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, समय हुई है पर आपका जो वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो तुरंत आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। मैंने मोटरसाइकिल ली, पहले घंटे में 100 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में 200 किलोमीटर चला, तीसरे घंटे में 300 किलोमीटर, समय समय 1-1 घंटा, परंतु वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 100, फिर 200, फिर 300, लगातार बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ता है तो वो चीज क्या कहलाती है, धनात्मक कहलाती है। अब मैं आपसे कुछ बात पूछूं, पहले घंटे में 100 चला, फिर मुझ पर मोटरसाइकिल चली नहीं तो मैं 50 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में 50 चला और तीसरे घंटे में 20 चला, तो बताओ वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। जब वेग घटता है, जो स्पीड वेग वेग समय के साथ घटता है तो ये नेगेटिव होती है, त्वरण की मात्रा मंदन या नेगेटिव होती है। अगर ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है कि त्वरण का मंदन का क्या होता है, मंदन मतलब क्या होता है वो भी देख लो बच्चों। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाए, एक्सीलेशन ऑफ नेगेटिव एक्सीलेशन इज द कॉल्ड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होता है। प्रश्न बन चुका है कि
त्वरण का मंदन क्या होता है, पेपर में आ चुका है। मंदन उसे कहते हैं जब एक्सीलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है निगेटिव हो जाए। 100 से 80, 80 से 50, 50 से 20, जब एक्सीलरेशन निगेटिव होता है उस क्रिया को निगेटिव मंदन डिक्लेरेशन कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आई। बच्चों बात समझ में आई है तो कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जिससे आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्डिंग एस, एस से करते बेटा ऐसे। इट इज द वेक्टर, इट यूनिट ऑफ द मीटर ऑफ पर प्रति सेकंड, मीटर ऑफ प्रति सेकंड हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद द टाइम, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज इन द टाइम, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, डिक्लाइन मंदन कहते हैं, डिक्लाइन मंदन कहते हैं। क्या बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है। प्रजापति, जल्दी से प्रजापति, यस सर। किसी बच्चे को अगर समय में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा चीजों को साझा करें। शिवा तिवारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ साक्षी जी, जी सर, साक्षी जी ने बोला है, जी सर, समझ में आ चुका है आप लोगों को। हाँ तो बच्चों आपको मैंने ये सारे पॉइंट आपको पढ़ा चुके। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, और त्वरण ऋणात्मक त्वरण का ही मंदन कहा जाता है, ये सारी चीज आपको बता चुके। किसी और बच्चे को, संगीता जी को कोई दिक्कत नहीं है, एम प्रजापति साहब इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए ठीक आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीलेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सीलेशन, त्वरण क्या होता है, त्वरण के प्रकार। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है। हमेशा त्वरण जो होगा ना वो हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य होता है। जबकि दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, पॉजिटिव होती है। चाल होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। परंतु जो हमारा त्वरण होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, वो बेटा ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों प्रकार का होता है। ये अपने मन में ध्यान रखें। पेपर में डायरेक्ट ही पूछा जाता है, दिए गए वाक्यों में से कौन सी भौतिक अवस्था ऋणात्मक हो सकती है, या दिए गए वाक्यों में से कौन सी भौतिक अवस्था धनात्मक हो सकती है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों अवस्था जो होती है, वो तीनों के तीनों अवस्था त्वरण पर लागू होती है। कई बच्चों के प्रश्न उठेंगे कि सर धनात्मक कब होगी ये, कई बच्चों के प्रश्न उठेंगे सर ये धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी, शून्य कब होगी। ये भी आपको बताते हुए चलते, ठीक है। तो बच्चों पॉजिटिव की स्थिति देखो आप, थोड़ा सा पॉजिटिव वाला बात क्या है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला बात देख लो आप लोग थोड़ा सा बच्चों, पॉजिटिव वाला। बच्चों पहली बात तो विस्थापन का सूत्र क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, v माइनस यू टी। देखो थोड़ा सा मैं और डिटेल से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल लेके चलेंगे हमारा, ठीक है। देखो वेग में परिवर्तन की दर और समय अंतराल, जब जो इसका सूत्र पूछा जाए ना,
ये पूरा का पूरा सूत्र। एक्सीलेशन ए बराबर वेग में परिवर्तन दर और समयांतराल। तो यहां पर ये सूत्र भी याद कर लेना, आप सूत्र भी याद कर लेना। तो u माइनस भी वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर तो पॉजिटिव कब होगी ये बताओ। जब बच्चा, जब हम कह सकते हैं कि उसने 5 सेकंड में कितना चालू किया, 5 सेकंड में 4 मीटर को तय कर लिया। अगर वो पहले कितना था, कुछ जीरो से स्टार्ट किया और उसने 5 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर ली, तो वो क्या कहलाई, पॉजिटिव कहलाई। अब बच्चा, अब उसने क्या किया, चलो मैं ये यहां से समझा देता हूं, यहां से ये चित्र बना देता हूं, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बता देता हूं। ये तीनों केस के माध्यम से आपको बता देता हूं। यहां से चला बंदा, इसने 5 सेकंड में 4 मीटर तय किया। यहां तक कितने तय किया, 4 मीटर। 5 सेकंड में 4 मीटर को तय कर लिया। अब उसने क्या किया, यही 5 सेकंड में उसने 2 मीटर तय किया। क्या किया बेटा, 2 मीटर। तो बचाओ, यहां से यहां तक की अवस्था कितनी आ रही है, धनात्मक, क्योंकि उसने अपने वेग को बढ़ाया। अगर वेग को बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाती है, धनात्मक कहलाती है। वो वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वेग बढ़ रहा है, 4 मीटर तय की, तो वो क्या कहलाती है, धनात्मक कहलाती है। अब वेग क्या हो गया, समय तो समान है 5 सेकंड। अब उसने क्या किया, 4 उसको तय करना चाहिए थे, 4 से बढ़कर 5 करना चाहिए थे। अब उसने तय किया, 2 मीटर तय किया। तो बताओ, अब उसका वेग क्या हो गया, 2 मीटर है। तो अर्थात उसका वेग क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर अवस्था कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और यहां पर उसने कुछ ही नहीं किया, अपनी गाड़ी को रोक दिया, तो वो क्या कहलाएगी, शून्य अवस्था कहलाएगी। कैसी अवस्था कहलाई, शून्य अवस्था कहलाई। कहने का अर्थ है, जहां से गया वहीं पे आ गया, वो क्या सा, शून्य अवस्था कहलाई, जीरो कहलाई। क्या मेरी बात इतनी आप तक पहुंच रही है क्या बच्चों? अगर मेरी बात आप तक पहुंची है, थोड़ा सा आप कमेंट से मुझे बता दो। मैं आपके कमेंट देखते हुए चलता हूं, आपकी हर समस्या को सॉल्व भी करूंगा। आज भी मैंने कुछ समस्या सॉल्व भी की आपको। आप बोलोगे सर हमारी समस्या कैसे सॉल्व किया आपने? हाँ, मैंने आज साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे ग्रुप में। साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के। आपको पेपर देने से पहले उन प्रश्नों को एक बार रीडिंग करके जरूर जाना, क्योंकि जो वह प्रश्न है ना, वे वाले प्रश्न दिए ना, वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए, किसी ना किसी पेपर में आए हुए, इसलिए इनको टाइप करवा कर आप तक पहुंचाया गया है। तो पेपर में आने से पहले, जाने से पहले उनको एक बार रीडिंग लगाते जाएं। इसी तरह केमिस्ट्री के भी डाले थे मैंने आपको थोड़ी देर पहले, और फिजिक्स भी डाल दूंगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी काम करते रहो साथ ही साथ। हमने आज बात करेंगे न्यूटन का नियम। किस नियम को बात करेंगे, न्यूटन का नियम बात करेंगे। न्यूटन का नियम पढ़ने से पहले आपको थोड़ा मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा। न्यूटन का नियम पढ़ने से पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कमेंट। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखा है तो किसी को दिक्कत भी नहीं आएगी। जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों, समझ में आया या नहीं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर दो। हाँ सर, सभी बच्चे जल्दी से किया करो। मजा जब आएगा जब आपकी तरफ से भी आग लगी हो और हमारी तरफ से भी आग लगी हो। समझ रहे हो बच्चों? जब आपकी तरफ से आग लगी हो और हमारी तरफ से भी आग लगी हो, तो पढ़ाने का तालमेल जो होता है सबसे अच्छा होता है। साक्षी जी का यस सर, बिल्कुल साक्षी जी, समझ में आ रहा है आपको? प्रजापति साहब, ठीक। संगीता जी, साक्षी जी, प्रजापति साहब, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके मैसेज भी देख लिए। अभी हम न्यूटन बाबा के नियम की ओर बढ़ने वाले। ओके, स्टार्ट करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो,
अगर हम न्यूटन बाबा की बात से दूसरा टॉपिक की ओर आ गए, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन बाबा दिख रहे हैं अजीब से, आपको इसको फोटो देख लो, आप इन फोटो को देखो तो ये दिखाई दे रहे हैं अजीब से, दिखाई दे बुड्ढे टाइप के, खड़ूस, और क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है। इस न्यूटन बाबा ने पूरी जगत के सिद्धांतों को बदल के रख दिया है। न्यूटन बाबा ने हर तरह से फिजिक्स को बदल के रख दिया है। अगर ये न्यूटन बाबा ना होते, इनके ऊपर सेब ना गिरा होता, तो ये ग्रेविटी वाला नियम हमारे साथ पढ़ने को नहीं मिलता, या इसे हम पढ़ नहीं पाते। तो न्यूटन बाबा को आज हम पढ़ेंगे बेसिक से। प्रश्न यहां से भी आते हैं, फिजिक्स में हर तरह से प्रश्न बनेंगे बेटा, हर तरह से। मैं कह तो रहा हूं हर पीपीटी को आपको पढ़ के जाना है, हर तरह से पढ़ के जाना है। तो आशा करता हूं कि आप पूरे मन से लेक्चर को सुनते हैं, पूरे मन से लेक्चर को समझते हैं, और पूरे मन से आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। चलो बच्चों, न्यूटन बाबा की खोज करते हैं। न्यूटन बाबा की जय हो। न्यूटन बाबा आप मर रहा हो, ठीक है, पानी पी लीजिए हम थोड़ा सा। गर्मी आ गई है, पानी पीते रहा करो। न्यूटन बाबा की बात करें, न्यूटन बाबा गति के विषय के नियमों को सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। यह प्रश्न बन चुका है कि गति का नियम, गति के नियम किसने दिए थे? गति के 3 नियम थे। इसी तरह गति के नियम को देने वाला जो हमारा जो महा चाचा है, फूफा है, ताऊ है, मामा है, न्यूटन का गति का नियम देने वाला व्यक्ति था न्यूटन, सॉरी, गति का नियम देने वाला न्यूटन था। यह प्रश्न आपको मिल जाएगा अगर पेपर देने जा रहे हो, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा कि गति के नियम किस महान वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए। यह आपसे यह भी मिल सकता है कि प्रथम नियम का फॉर्मूला क्या है, द्वितीय नियम का फॉर्मूला क्या है, तृतीय नियम का फॉर्मूला क्या है। तो तीनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तीनों तरह से प्रश्नों को आप समझा सकता हूं मैं। आई होप आपको समझ में आए कि जो मोमेंटम थ्योरी है, गति का नियम वाला सिद्धांत, गति के जो नियम देने वाला व्यक्ति था हमारा न्यूटन था। द लॉ ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मोशन वेयर प्रेजेंटेड बाय द न्यूटन इन द ईयर 1687 में दिया था। तो किसने दिया था बच्चों? प्रस्तुत किसने दिया था? प्रेजेंटेड बाय द आइजैक, आइजैक गलत लिखा इसमें, आइजैक न्यूटन ने दिया था, 1687 में दिया। ये भी बात आपको रख। देन प्रोपाउंडेड इन द बुक ऑफ द मैथेटिसिया, कुछ ऐसी नाम है पुस्तक का नाम, मैथेटिसिया प्रिंसिपिया। आप तो एक नाम याद रख लो। इनकी जो किताब थी, इनकी किताब का नाम प्रिंसिपिया था। न्यूटन बाबा ने अपनी एक किताब छापी थी जिसमें गति के तीनों नियमों की चर्चा की है, जिसमें गति के तीनों नियमों को बारे में बताया गया है और गति के तीनों नियमों को सुचारू रूप से पढ़ाया गया। यह भी बात आपको समझ में आई हो। तो बेटा, न्यूटन की जो बुक्स थी, उनकी किताब थी जिसने अपने पूरा सार, या हम कह सकते हैं जिसने अपना पूरा जिंदगी में जो भी काम किया था, जो भी काम किया था, उन्होंने खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, गति के नियम दिए, अपनी जिंदगी में जितना भी कुछ उसने अच्छे काम फिजिक्स से संबंधित किए थे उस किताब में रख दिए थे। हम भी तो करते बेटा, एक डायरी नोट करते, लड़कियां ज्यादा करते, लड़के नहीं करते। लड़कियां ज्यादा डायरी नोट करती है क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा शौक भी, लड़कों को शौक नहीं है। लड़के थोड़ा सा हरामी टाइप के होते, मक्कार टाइप के होते। अब बच्चा बोलेगा सर हम मक्कार क्यों? मक्कार नहीं बेटा, आप तो राजा, आप राजा हो, प्रिंसेस हो आप घर के, आप मक्कार नहीं हो, आप तो राजा हो। तो बेटा डायरी आप भी मेंटेन करते हो। कुछ लोग उसमें अपनी अच्छी बातें लिखते हो डायरी में कि हमने आज या किया या ये करेंगे, जैसे हम मेंटेन करते हैं, मैं करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है आज के दिन,
कौन कौन से सब्जेक्ट को निपटाना है, ये डायरी मेंटेन कर लेता हूँ कि मुझे हफ्ते भर में क्या क्या खत्म करना पेपर की दृष्टि से। कुछ बच्चे अपनी गंदी आदत को भी लिखते कि अगर मैंने इस हफ्ते में क्या क्या गंद किया है, क्या क्या मैंने गंदा ऐसा किया है जिस पे मैं सोच सकूं, उस पर काम कर सकता हूं। गंदी आदत को जरूर लिखा करो, क्योंकि बच्चों फिर उसी पर काम किया करो कि अगर मैंने एक हफ्ते में इतना गंद किया है, गंद का मतलब क्या है, थोड़ा सा गंदी आदत है। गंदी मतलब अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लड़की के यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया, या लड़की ने लड़कों के यहाँ पर टाइम वेस्ट किया, फोन पर ज्यादा बात की है, हेलो बाबू, सोना बाबू, ये सारी हो गई, वो भी गलत बात है। तो इसको भी नोटिस करते हैं कि हमने इतना घंटे बात किए। हाँ ये जरूर है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। और बच्चा कह रहा है सर ये जरूरी है। हाँ ये जरूरी है, मन को तृप्ति के लिए जरूरी है। ठीक। तो मैंने बोला इसी तरह न्यूटन बाबा ने भी अपनी जो खोज की थी, या हम ये कह सकते हैं उन्होंने जो भी अपना प्रयोग किया था, सिद्धांत दिए थे, उन सभी सिद्धांतों को अपनी एक बुक में लिख दिया था। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, इस बुक को भी आप याद रखते चलना। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के जनक भी कहा जाता है। न्यूटन बाबा को गुरुत्वाकर्षण के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। क्योंकि ये कहानी है। ये कहानी का मतलब क्या है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या है सर, न्यूटन बाबा घर से हारे हुए थे, थके हुए थे, कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक दिन बगीचे में बैठे थे और उनके सर पे फल गिर गया था, एप्पल गिरा था। एप्पल गिरा था तो उनको दिमाग की बत्ती गिर गई, जल गई थी कि ये फल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। समझ में आया। तो वहीं से इनकी जिंदगी का नया टर्न आया था। अब ये कहानी किताबों में लिखी है, वही कहानी मैंने बता दी है। असली समझ तो इसकी असली जिंदगी के बारे में तो पता नहीं कि इनको कहां से ग्रेविटी का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स का जनक भी क्या कहा जाता है, इनको न्यूटन बाबा को कहा जाता है। न्यूटन बाबा ने 3 नियम दिए थे बच्चों। गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम, और गति का द्वितीय नियम। प्रश्न जो आ रहा है, प्रथम नियम को बच्चों, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन सर ने 3 नियम को प्रतिपादित कर दिया था, 3 नियम दे दिए थे ऑलरेडी। और बच्चों उन्होंने प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा। जड़त्व का नियम क्या होता है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय नियम भी उन्होंने दिया था और तृतीय नियम भी उन्होंने दिया था। तो बच्चों एक एक करके समस्या कर सकते। तो बच्चों आपका एक एक आपके लिए कार्य क्या रहता है, ओके लिखना होता है। ओके लिख दो, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगर ओके नहीं लिखोगे तो बेटा न्यूटन पे ये लटका कर रहता। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से, जिससे हमें हौसला हमें मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ द इंटीरियर, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ द एक्शन रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से लिख दो बेटा, जल्दी से लिख दो। जब मजा आएगा प्रथम नियम और सेकंड नियम को समझने में। बिल्कुल ओके प्रजापति, ओके ओके साक्षी जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आप लोगों में, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और भी कर ले आपसे, थोड़ा सा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। चलो बच्चों आइए, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन, न्यूटन बाबा। उन्होंने प्रथम नियम को इंटेंसिटी या जड़त्व का नियम भी कहा। अब थोड़ा फोकस करना सीखने के लिए करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इसके जो एग्जाम्पल पूछे जाते पेपर में, एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा मोर इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ,
If an object in the motion, it will remain in the motion, and if the object of the rest, it will remain in the rest unless in external force is the applied it. बोल दिया क्या? अगर कोई वस्तु रेस्ट फेज में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट अवस्था में है, तो वो रेस्ट ही रहेगी। समझो, अगर कोई वस्तु रेस्ट फेज में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट फेज में है तो वो रेस्ट फेज में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु मोशन फेज में, गतिशील अवस्था में, मोशन फेज में है तो मोशन फेज में ही रहेगी। ये बात आप ध्यान रखो। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो उसकी जो अवस्था है, फेज है, दिस चेंज इज द ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझना भी। चलो, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो किस अवस्था में रहेगी बच्चों? गतिशील अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, किस अवस्था में? विराम अवस्था, रेस्ट फेज में, तो वो किस अवस्था में रहेगी? स्थिर। चलो बच्चों मैं सिखा देता हूं, थोड़ा सा सिखा। मेरी अवस्था क्या है अभी? आप बोलोगे सर आप विराम अवस्था है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बताया। मेरी जो अवस्था है वो विराम अवस्था में है। कब तक है? कोई लड़का आया, उस लड़के ने मेरे यहां मेरी पीठ पे धक्का मारा, मैं ऐसा हो गया, तो बताओ मेरी अवस्था विराम अवस्था से कैसी हो गई? कैसी हो गई? गतिशील अवस्था, मोशन स्टेज फेस आ गई। मेरी अवस्था विराम अवस्था से कैसी हो गई? गतिशील अवस्था हो चुकी। क्यों? क्योंकि किसी लड़के ने मुझे धक्का मारा। तो बताओ बाय फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। बेटा बेटा सीखो, बेटा सीखो। मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास एक बॉल है, और ये बॉल कैसे है? रेस्ट फेज में रखी है। ये जो बॉल है वो रेस्ट फेज में रखी है, ये अपनी अवस्था चेंज कर। अब क्या किया, मैंने इसको किक मारी, इसको लात मारी, लात मारी, तो बताओ इसकी ये लात मारी तो उड़कर चली गई कहीं, उड़कर क्या होगी? चली गई। तो बताओ शुरुआत में कैसी थी? ये विराम अवस्था में थी। जब इस पर मैंने बाह्य बल लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब ये कैसी अवस्था हो गई? ये अवस्था में क्या हो गई? परिवर्तन हो गई, विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ गई। तो यही तो बताना चाहता हूं, अगर कोई वस्तु मैं विराम अवस्था हूं, किसी ने धक्का दे दिया, मेरी अवस्था चेंज हो जाएगी। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट फेज में है, तो वो रेस्ट फेज में रहेगी। या कोई वस्तु मोशन फेज में है तो मोशन फेज में रही। कब तक रहेगी? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, बाहरी बल लगा दिया, तब वो चेंज हो जाएगी। तब वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मेरी बात आप तक समझ में आनी चाहिए। अगर आप तक मैं समझा पा रहा हूं तब ही मेरा महत्व है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। देन ऑब्जेक्ट इज द रेस्ट फेज एंड एक्सटर्नल फोर्स इन द चेंज इज द ऑब्जेक्ट मूवमेंट एंड द फेज, कह सकते हो उसकी स्थिति अवस्था पूरी चेंज हो जाएगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल को भी देखते हुए चलते। शुक्र बच्चों, ध्यान पूर्वक देखते रहे ना, प्यार से पढ़ेंगे बेटा, पूरा प्यार से। ओके ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आप लोगों को बच्चों? आप होशियार हो थोड़ा सा, हम भी होशियार हैं, आप भी होशियार हो। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे बेटा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं।
अब आप कहोगे सर लिखे हुए हैं तो क्या करें, हम समझा देंगे आपको बेटा, समझा देंगे। अब बेटा वाहन तेजी से दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने पर सवारी व्यक्ति कमर बाईं ओर मुड़ जाते हैं, झुक जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं क्या, अच्छा वाला एग्जांपल लेता हूँ, किसी दौड़ते व्यक्ति का ठोकर लग जाने के वो आगे और गिर जाता है। हाँ हाँ, ये वाला एग्जांपल देखना बच्चा, ये वाला एग्जांपल। चलो बस में बस वाला देख लेते हैं। बस में ऐसे खड़े रहते हो, ऐसे चलने आन दो, बस वाला कहता है आन दो आन दो आन दो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, बस बस पीछे जाओ, बस में ऐसे लटके रहते हैं। आई बस में जाती करते रहते। अगर बस रुकती है, जब बस सीधी चल रही होती है बस ऐसे, तो हमको ना आगे झुकते ना ही हम पीछे झुकते। जैसे ही वो बल लगाता है, ब्रेक लगाता है, तो हम कहां झुक जाते, आगे की ओर झुक जाते। और एकदम बस चलती है तो हम कहां झुक जाते, पीछे की ओर झुक जाते। क्यों? क्योंकि जब हम विराम अवस्था में थे, अब उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दी, तो हम कहां झुक गए, पीछे, आगे की ओर झुक जाते, आगे पीछे झुक। इसी तरह ये नियम ये है कि बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ व्यक्ति ठोकर खाकर दौड़ रहा था, वो कैसी अवस्था में था, गतिशील अवस्था में था, दौड़ रहा था। अब उसको ठेपर लग गया, ठोकर, पत्थर से ठोकर लग गया, तो ठोकर कौन हो गई, पत्थर कौन हो गया, कोई बाहरी बल हो गया, और ठोकर खाने पर उसकी अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये भी एग्जांपल, डंडे से पीटने पे धूल की लगी चटाई से धूल का बाहर आ जाता है। बिल्कुल बच्चों, जो आपकी चटाई होती है, चटाई कंबल ले लो, कंबल में धूल के कण होते हैं, धूल के कण को बाहर निकालना है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, बाएं बल लगाओ, डंडे लगाओगे, डंडे मारो, जब जाके धूल के कण निकलेंगे। इसी को कहते हैं विराम अवस्था, ठीक अवस्था। कोई दिक्कत है बच्चा तो जल्दी बताओ प्लीज प्लीज, अभी मुझे मैसेज छोड़ दो, क्योंकि आपके मैसेज पढ़ने के बाद ही मैं आपको सेकंड बार समझा सकता हूं, या तीसरी बार चौथी बार समझा सकता हूं, पर आप मुझे बता दो तब। अन्यथा तो क्या होगा, सिलेबस तो आगे चल रहा है परंतु आपको नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों जल्दी बता दो, मैं सबके कमेंट देखने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, जल्दी से लिख दो सर आ गया या नहीं आया, जल्दी से प्लीज प्लीज प्लीज। ओके यस सर, ओके ओके ओके। प्रजापति साहब ने तो ओके लिख दिया है, प्रजापति साहब ने ओके लिख दिया है। ओके ओके सर। राहुल कुमार, आपको समझ में आया, प्रजापति, साक्षी जी, संगीता जी, ओके ओके ओके, आप लोग देख रहे हैं लगातार। तो हमने यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं कि गतिमान रेलगाड़ी की गेंद उछालने पे, ठीक है। सारे एग्जाम्पल को आप पढ़ लोगे तो एक बार महसूस पूरी तरह से हो जाएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते तृतीय नियम की, पहली बात करते सेकंड नियम को हम बीच में ड्रॉप कर रहे हैं। बच्चा सेकंड नियम को हम ये अभी ड्रॉप कर रहे हैं, हम तृतीय नियम को लेके चले, सेकंड नियम को अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम तृतीय नियम को पढ़ने वाले हैं। तृतीय नियम को पढ़ेंगे कैसे और समझेंगे कैसे, जो थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, थर्ड लॉ आपके साथ हुआ है, ये आप पर लगता है थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ हर व्यक्ति पर लगता है, हर बच्चे पर लगता है, हर लड़की पर लगता है। एग्जाम्पल देता, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी अभी 14 फरवरी निकली बेटा, 14 फरवरी को आपको पता होता है मोहब्बत वाला दिन होता है, वैलेंटाइन डे होता है। वैलेंटाइन डे मानते जानते हो वैलेंटाइन डे? आप बच्चे शायद तो मुझे अच्छे वाले लग रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। वैलेंटाइन डे वाला दिन क्या होता है आपको शायद पता नहीं हो, क्योंकि आप अच्छे वाले बच्चे। अब सबका फोन भी बजता, हाँ मुझे कितना पता है सर, आप बहुत अच्छे वाले हो, मुझे तो पता है सर। वैलेंटाइन डे के वाले दिन क्या होता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को
फूल लेता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, प्यार करता है। और वैलेंटाइन डे के दिन कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो अपने इश्क को बोलना चाहते हैं। कैसे इश्क को मतलब बोलना चाहते हैं किसी लड़की से, ये भी होता है। ये घटना हुई थी आपके साथ, मेरे साथ नहीं बेटा। 14 फरवरी के दिन कोई प्रेम नाम का लड़का, प्रीति नाम की लड़की, अब ये मत बुरा मान लेना सर, आप नाम ले रहे हो प्रीति या प्रेम, ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ ओनली, ये इनसे मेरा कोई ताल्लुक आप नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं। प्रेम नाम का लड़का, प्रीति नाम की लड़की, ये लड़का इसको पसंद करता है पर प्रीति इसको पसंद नहीं करती। कैसे? अब वैलेंटाइन डे आया था, इस लड़के ने इसको गुलाब का फूल दिया। इस लड़के ने इसको क्या कर दिया? गुलाब का फूल दिया। लड़की को गुस्सा आया, लड़की को गुस्सा आया। इसने तो क्या किया? क्रिया की। लड़के ने क्या की बेटा? क्रिया। लो देवी, फूल ले लो, चढ़ा रहे। इसने तो क्रिया कर दी कि मैं आपको फूल दे रहा हूं। लड़की ने प्रतिक्रिया कर दी। लड़की ने इसको थप्पड़ मार दिया। लड़की ने इसको क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। लड़की ने इसे क्या मार दिया? थप्पड़। तो ये हुई ना हुई, लड़के ने तो क्रिया की कि भाई मेरा फूल ले लो, पर लड़की का दिमाग सेंटी था, उसने तमाचा मार दिया गाल में, दर्द हुआ। तो लड़के ने क्रिया की, लड़की ने क्या कर दी? प्रतिक्रिया कर दी। इसी को कहते थर्ड लॉ। किसी वस्तु के क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। आया बेटा? हाँ, प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या आरोपित करे? बल आरोपित करती है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी बल आरोपित करती है। एक लड़के ने क्रिया की, ले लो दीदी, दूसरी लड़की ने भी उसको कनपट्टी पे छाप दिया, उसने भी बल लगा दिया, इसने भी बल लगाया, उसने भी बल लगा दिया। तो ये क्या हो रहा है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होता है। It is called of the law of action and reaction. According to this law, when is object exert force is the another object, so the second object exert in same force on the first object in the opposite direction. क्या हो जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में। लड़का चाहता था कि मेरी बात बन जाएगी, पर लड़की ने उसकी बात बिगाड़ी नहीं, मिटा दी हमेशा की। तो यही होता है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना। एग्जाम्पल सुनो, मेरे पास बंदूक है, बंदूक चला रहा हूं, धूम, तो गोली कहां निकलेगी? आगे। रिएक्शन आगे होगा, परंतु इसका एक रिएक्शन भी कहां होगा? झटका कहां लगता है? पीछे लगता है। तो क्रिया तो आगे हो रही है, मेन जो फंक्शन है उसका आगे हो रहा है, पर इसकी जो पीछे झटका लगता है, पीछे झटका लगता है, वो क्या है? विपरीत क्रिया होती है। और भी एग्जाम्पल देख लो बच्चों, बंदूक वाला एग्जाम्पल दे रही है, देख लिया। लड़की का सुंदर पैर है, ये लड़की का पैर है, लड़कों का पैर है? ये बताओ बच्चों कमेंट करके, ये भी बता दो, लड़की का पैर है, लड़कों का? हाय हाय, आहा, हाय हाय, कितना क्यूट लड़का है। ये लड़की का पैर है या लड़की का पैर? इतना बता दो बच्चों कमेंट करके। आप तो जानते हो ना, बहुत खाए आपने लड़की के पैर। मैं बता देता हूँ भैया, ये तो लड़की का पैर है, क्योंकि जो हील होते हैं, हील वाला सेक्शन है वो लड़की का। ये समझा? अगर मैं आपसे पूछूं, ये लड़का है ना, सुंदर सा क्यूट हैंडसम बॉय, ये लड़का कहाँ की ओर आ रहा है? आगे की ओर आ रहा है। तो इसकी जो मेन फंक्शन है, जो क्रिया है, वो कहाँ है? आगे की ओर है। जैसे ही नाव से आगे की ओर आ रहा है, तो नाव कहाँ चली जाती? पीछे की ओर आ जाएगी। कहाँ चली जाएगी? पीछे की ओर।
आगे तो आएगी, क्रिया के प्रति क्या होना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना ही थर्ड लॉ का उदाहरण। एग्जाम्पल बहुत दिए बेटा, इसका लिखा है, इस क्रिया को प्रतिक्रिया का नियम भी कहते, ठीक है, वही वाला नियम लिखा, ओके ओके, ठीक है। गोली के छूटने पर बंदूक द्वारा पीछे व्यक्ति का झटका लगना, हाँ, बंदूक चलाते हैं तो व्यक्ति पीछे की ओर क्या लगता है, झटका लगता है, बिल्कुल। प्रक्षेपास्त्र मतलब रॉकेट वगैरह उड़ती है तो पहले पीछे क्यों जाती, फिर आगे क्यों जाती, पीछे आगे, बिल्कुल। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय घोड़ा अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर एक बल लगाता, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऊपर से कूदने पर कम चोट लगती है व्यक्ति की नाव से उतरते समय। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इन एग्जाम्पल को थोड़ा पढ़ लेना। सेकंड लॉ पढ़ने वाले, सेकंड लॉ पर पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा मुझे बताओ समझ में आया है, ठीक। मैं 2 मिनट 2 सेकंड आपके देख रहा हूं, आप मुझे लिख दो समझ में आया नहीं। इसके बाद मैं सेकंड लॉ की ओर चल रहा हूं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, जल्दी लिखो। स्क्रीन क्लियर नहीं है सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। उस 14 फरवरी को और ब्लैक डे होता है, बिल्कुल होता है साक्षी जी, बिल्कुल होता है, ब्लैक डे वगैरह होता है। यस सर, यस सर, यस। ओके ओके, सही, अब सही है। हाँ हाँ ठीक है। तो 14 फरवरी ब्लैक डे, हाँ पॉजिटिव ले लो, ब्लैक डे भी होता है। उस दिन हमारा पुलवामा अटैक भी हुआ था, समथिंग समथिंग वही था। आप लोग अच्छे से, हमने तो उदाहरण के जरूर लिया था, बहुत बढ़िया साक्षी। ठीक, आगे बढ़ते। अभी हम सेकंड लॉ की बात करें। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ की थोड़ा सा और समझते हैं, चलते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ की बात करें थोड़ा, सेकंड लॉ, आते हैं सेकंड लॉ की ओर। हमने 14 फरवरी का नाम लिया, बच्चों के बहुत कमेंट आए, सर ये तो ब्लैक डे होता है, फलाना डे होता है, दिखाना डे होता है। वैसे आप कमेंट नहीं करते बच्चों कि सर समझ में आया या नहीं आया। सेकंड लॉ की ओर चलेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है, इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान m जो आरंभिक वेग u और समय उसका वेग v हो तो पिंड आरोपित बल होता है। बेटा एक चीज में यहाँ पर बराबर कह लो या व्युत्क्रमण वाली बात कह लो, तो एक चीज बात करना, इस नियम क्या कह रहा है, अगर द्रव्यमान ज्यादा है, बल उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में क्या होगा, उत्पन्न बल के बराबर होगा। इसको आगे कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सीलरेशन बदल जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, वो थ्योरी पर भी आ रहा हूं, थ्योरी भी इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। सेकंड लॉ का सबसे ज्यादा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, F बराबर एम ए। क्या होगा, एम और ए, एम इंटू ए। यहां पर एम कौन होता है, मास होता है, ए यहां पर त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो यहां पर यही वो बात कर रहा है कि द्रव्यमान और एक्सेस के बराबर होते, इतनी सी बात है, आप ध्यान रख लेना, और इसे डिटेल से कोई जानने की जरूरत भी नहीं। हमने बात करें थोड़ी और, देखो उधर, यहां पर कुछ मैंने लिखा है बेटा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना चार्ट। इस चार्ट में क्या है बच्चों, प्रश्न आए हुए हैं। जो अभी अबकारी विभाग का पेपर हो रहे हैं, अबकारी विभाग के पेपर जो हो रहा है, तो फिजिक्स में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन चार्ट को, या
किसी को यहाँ पर डाल। प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं तो वो भी बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको बता दें कि जो मुझे तो दिखाई कम दे रहा है, जैसे आपको बता दें कंप्यूटेटर का नाम की खोज किसने की? विलियम्स ने की थी। क्रोनोमीटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, छोटा कर लूं बेटा इसको? आप दिखाई दे रहा है क्या? अब तो दिखाई दे रहा होगा। चलो आप ये बताओ, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों? अब तो छोटा कर लिया। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन को खोज अर्नेस्ट लॉरेंस ने की थी। अर्नेस्ट लॉरेंस ने की थी। साइक्लोट्रॉन को अर्नेस्ट लॉरेंस ने की। क्रोनोमीटर की खोज हैरिसन ने की थी। डिलो डेलोमीटर बेटा थोड़ा बताओ जल्दी से, दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ाएंगे प्रजापति। परंतु ये बता दो ये दिख रहा है क्या नहीं आपको? अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल कर बता दूंगा और कुछ होगा हद तक। नहीं सर, साक्षी जी नहीं। ओके, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब नहीं दिखाई। चलो इसका उपाय करते हैं, थोड़ा सा उपाय नहीं करेंगे, बोल कर ही बता देंगे। और जूम करिए, अच्छा जूम कर दें आपको सर। चलो भैया आ जाओ आए। ओके प्रजापति करके देख लेते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बोल कर समझा देते और कुछ चीजें आपको ग्रुप में डाल देंगे। बेटा जूम करके देख लेते, जूम करके काम बन जाए तो हमारा। जूम करके देख, जूम करके देख लिया बेटा। चलो जूम करके आ गया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, पीपीटी समझ कर पढ़ लेना उसकी, मैं आपको सेंड कर दूंगा थोड़ा। मैं इलेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की है? तो विलियम हैरियस ने की है। इलेक्ट्रोमीटर की खोज विलियम हैरियस साहब ने की है। एंडोस्कोप की खोज किसने की? एंडोस्कोप की खोज फिलिप ने की है। किसने की है बच्चा? फिलिप साहब ने की है। बेटा समझ में, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा ना तो इसका एक सॉल्यूशन और है मेरे पास, उस सॉल्यूशन पे काम करते चले। सॉल्यूशन ये है कि अभी मैं बोल बोल के बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए आप। मैं इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही हम अपना लैपटॉप खोलेंगे तो उस लैपटॉप से आपके ग्रुप में यही वाला चीज आपको डाल देंगे। अगर आपको ना मिले तो आप इसमें कमेंट कर देना, अगर मेरे दिमाग से निकल जाए तो बच्चों इसका सॉल्यूशन एक ही है। अब मैंने बोला फेदोमीटर, फेदोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसने रेजिनल्ड ने किया था। गैल्वेमीटर का आविष्कार किसने किया? थॉमस थॉमसन ने किया था। थॉमसन, विलियम थॉमसन ने किया था। हाइड्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बॉम ने किया था। हाइग्रोमीटर का आविष्कार किसने किया? लियोनार्डो ने किया था। तो बेटा इस तरह से आपको ये भी पीपीटी ये पूरा का पूरा आपको पूरा का पूरा ये देखते हुए चलना, ठीक है। लैक्टोमीटर का आविष्कार किसने किया है? फलाना फलाना, ये सारी चीजें बच्चों क्या करना है आप लोग को? देखते हुए चलना, ये सारी चीजों को देखते हुए चलना। ओके, यहाँ पर एक और भी दिया गया बच्चों। अब आता है केपलर का नियम। किसका नियम आता है? केपलर का नियम। अब बच्चों केपलर का नियम होता क्या है, केपलर का नियम क्या है वो भी आप समझना। पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है केपलर का नियम। केपलर का नियम क्या है सर? केपलर का नियम क्या है? जोहानसन केपलर ने, जोहानसन केपलर ने ये नियम दिया था। पहले तो नियम पूछा जाता है कि गति का कक्षाओं का नियम, प्रश्न यहां से पूछना आएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कक्षाओं का नियम किसने दिया? जो ऑर्बिट थ्योरी है या ऑर्बिट नियम है, किसने दिया था? तो आपको बताने एक कैप आ गई आ गई आ गई बच्चों, आवाज आ चुकी है, सभी आवाज आ गई है।
तो बंद भारत माता की जय लिख दो, लिख दो। ओके सर, लिख दो, आ गई आवाज। ठीक है, अगर हमने आज हम केपलर की बात कर रहे हैं, तो ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम था, उस नियम को हमने कहा केपलर ने दिया था, केपलर साहब। किसने दिया बच्चों? केपलर साहब ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्न जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रहों की गति का जो नियम है, ग्रहों की गति का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? तो केपलर साहब ने दिया था। किसने दिया बच्चों? केपलर साहब ने। और उन्होंने कक्षाओं के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन किया और पूरी कक्षाओं के बारे में जानकारी दी। आओ बच्चों उन कक्षाओं को लेकर चलते हैं। केपलर के गति, ग्रहों की गति के नियम की पूरी जानकारी साझा करते हैं आपके साथ, डिटेल के साथ। ओके, चलो बच्चों, सूर्य की परिक्रमा करने वालों की गति से संबंधित है। इसने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए? 3। इसलिए ग्रहों की गति को केपलर के नियम के अनुसार जाना जाता। क्या बोले थे? ग्रहों की गति का नियम केपलर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद कर लो बेटा, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इन्होंने प्रथम नियम क्या था, इस पे भी चर्चा हो जाए तो अच्छी बात है। प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम को कक्षा का नियम भी कहते, ऑर्बिट नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को ऑर्बिट नियम भी कहते हैं। चलो आओ आओ बच्चों, आओ आओ। प्रथम नियम जो है ना, उस प्रथम नियम को कक्षा का नियम कहते हैं। बच्चों प्रश्न बन गया, प्रश्न छप गया कि केपलर का कौन सा नियम कक्षा के नियम से संबंधित है, कक्षाओं के नियम को बनाने का संबंधित है। तो केपलर का प्रथम नियम, केपलर का प्रथम नियम ही कक्षा को बनाता है, कक्षा से संबंधित है। आप इतनी बात याद रखो, प्रश्न आ चुकेगा, बन जाएगा कि ग्रहों से संबंधित प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो कक्षाओं से है। कक्षा ऑर्बिट से है बेटा, ऑर्बिट से। देखेंगे प्रथम नियम क्या कहता है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? परिक्रमा करता है, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस नाभिक बिंदु पर स्थित। चलो, ये कह रहे हैं सर ये हमारा सन हो गया, ये सन है, ये हमारा सूरज है, सन है बेटा, सन 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 हो गया सन। ये पृथ्वी है, ये बच्चा पृथ्वी है। और बताओ पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी किससे परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व की रोटेशन करती है। ये भी आपको जानकारी हो चाहिए। पृथ्वी आपको पता है, पृथ्वी आपकी सूरज की परिक्रमा करती है। कभी पृथ्वी यहां आ जाएगी, कभी पृथ्वी ये वाले एंगल बन जाएगा, कभी पृथ्वी यहां आ जाएगी। तो बता, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में, कभी वो शुक्र की कक्षा में, ना कभी बुध की, ना कभी वो बुध की कक्षा में, ना कभी मंगल की कक्षा में प्रवेश करती, हमेशा पृथ्वी अपनी ही कक्षा में क्या करती? रोटेशन करती। वो कभी भी शुक्र की, बुध की, मंगल की, बृहस्पति की, उनकी कभी, उन ग्रहों की कभी कक्षा में प्रवेश नहीं करती। वो सिर्फ अपनी ही कक्षा में गति करती है। तो ये प्रश्न कैसे बना कि सूर्य, पृथ्वी जो होता है वो सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में, पृथ्वी अपनी कक्षा में, अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे,
सूर्य की परिक्रमा करे। परिक्रमा जानते हो, भगवान जी की करते हो, परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करे, उसी को प्रथम नियम था। वही क्या था, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम तो क्या था, तो कहता प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। दीर्घ मतलब बहुत एरिया में। तो जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है, यही था उसकी कक्षा का नियम। पृथ्वी अपने कक्षा में ही ऑर्बिट में घूमेगी, शुक्र अपने ऑर्बिट में घूमेगा, बुध अपने ऑर्बिट में घूमेगा, अपने ही कक्षा में, अपने ही कक्षा में घूमेगा। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या प्रथम नियम से? अगर प्रथम नियम से किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। एक बार इसको आप देखो जल्दी से फटाफट। बिल्कुल, ओके ओके भैया, आवाज आ चुकी है, आवाज आ चुकी है, अब नहीं गई आवाज। भारत माता की जय। राहुल सुख सुख साक्य, साक्षी जी, प्रजापति जी, संगीता जी, आपको कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक प्यारा से कमेंट आप भेज सकते हो, जिससे मैं आगे बेटा आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा जा रही है, पूरा का पूरा प्रोवाइड करा है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, ईमानदारी से पढ़ें। ठीक, सभी को साक्षी जी ओके सर, ओके ओके, सभी को समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। प्रथम लॉ हमने कंप्लीट कर दिया प्रजापति जी, ओके ओके। प्रथम नियम हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। परंतु बच्चों एक प्रश्न यहां से मैं हमेशा कहता हूं कि प्रथम नियम कक्षाओं का नियम कहलाता है। इस पॉइंट को मत भूलना कि केपलर का प्रथम नियम कक्षा का नियम है, ऑर्बिट का नियम है, ऑर्बिट का नियम है, ऑर्बिट का नियम। ओके, अब बात करें सेकंड लॉ की, बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चा, अब द्वितीय नियम जो है, द्वितीय नियम को क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय चाल का, एरिया वाइज चाल का नियम भी कहते हैं। ये प्रश्न यहां से भी बनेगा, वहां से ही मिलेगा कि द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं, एरिया स्पीड का नियम कहते हैं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, एरिया वेलोसिटी नियत होती है, बिल्कुल राइट होता है। एरिया वेलोसिटी होता है, बिल्कुल राइट होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब दूर से होता है तो उसका वेग कम हो जाता है, बिल्कुल राइट है। वह स्थान जहां से ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है उसे अपसौर कहते, उपसौर कहते हैं। मेरी बात करो, क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रीय वेग। ये प्रश्न आ गया कि सर क्षेत्रीय चाल या क्षेत्रीय वेग क्या होता है? क्षेत्रीय वेग सीखो, क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय चाल, क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय चाल क्या होता है? ये आपका सन है, सन सनासन सन, सन। ये पृथ्वी यहां से स्टार्ट हो गई, अर्थ है। अर्थ आपको पता है कि एक दिन में, अर्थ आपको पता है एक साल में, 1 ईयर में एक परिक्रमा पूरी करती, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है, चक्कर पूरा करती है, चक्कर पूरा करती है। इतनी पता है, इतनी बात आपको पता है कि उस पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और 365 दिन में
कितने दिन में? 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा दी। 365 दिन में पूरा चक्कर लगा। कहने का अर्थ है अगर पृथ्वी यहां से स्टार्ट हुई है, अगर अर्थ यहां से स्टार्ट हुई है तो पूरा घूमने के बाद यहीं पर क्या हो जाएगी? वापस रुक जाएगी। यहीं पर घूमने की बात क्या हो जाएगी? वापस रुक जाएगी। अगर वापस आ गई तो एक चक्कर लग जाता है 365 दिन का। कभी आपने से देखा है क्या क्षेत्रीय वेग क्या? अगर पृथ्वी 10 दिन में, पृथ्वी 10 दिन में औसत मान लो, ये आंकड़े सही नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आंकड़े सही नहीं है, मान लेता हूं अगर 10 दिन में पृथ्वी 2000 किलोमीटर चलती है, 2000 किलोमीटर चलती है पृथ्वी, 10 दिन में कितना चलती है? 2000। तो यहां से यहां तक उसने, यहां से यहां तक उसने कितना चल दिया? 2000 10 दिन में। तो बच्चों अगले 10 दिन में कितने चलेगी? अगले 10 दिन में भी कितनी चलेगी? तो आप कहोगे अगले 10 दिन में भी 2000 चलेगी। क्या चलेगी? 2000। तो बताओ उसका क्षेत्रीय वेग है क्या? क्षेत्रीय वेग का मतलब वो अपने किसी ना किसी वेग से एरिया को कवर कर रही है, वो किसी ना किसी अपने स्पीड, वो वेलोसिटी से एरिया को कवर कर रही है, इतने दिन में इतनी चल रही है। ये भी बात आपको पता है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो पृथ्वी का जो वेग है वो बढ़ जाता है, पृथ्वी का वेग बढ़ जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तो पृथ्वी का वेग कम हो जाता है, मतलब उसका वेग, फिर उसका जो एरिया वाइज वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब पृथ्वी के पास है तो एरिया वाइज वेग उसका ज्यादा होगा, ये बोला गया है। ठीक है, एरिया वाइज। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। परिक्रमण काल का नियम, तृतीय नियम को क्या कहते हैं? परिक्रमण काल का नियम। थर्ड लॉ की बात करें, केपलर का थर्ड लॉ जो था उसे कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको बता दी, थोड़ा सा एक्टिव बता देता हूं। आप मथुरा गए हो, कुछ बच्चे आगरा गए हो, आगरा। आप पूछोगे सर आगरा क्यों? मथुरा गए हो, मथुरा, जहां पर कृष्ण भगवान है, हमारे जो कन्हैया जी है, जन्म स्थली है वहीं पर उनकी। मथुरा गए हो, मथुरा। तो मथुरा में 7 कोस की परिक्रमा है, अर्थात 21 किलोमीटर की परिक्रमा देते। मथुरा आप जाओगे तो वहां पर 7 कोस अर्थात 21 कोस की परिक्रमा है। तो ये मंदिर है, मंदिर से परिक्रमा चालू होती है पर्वत के माध्यम से, और ये परिक्रमा उसी पर क्या होती है? खत्म होती है। तो ये परिक्रमा बेटा 21 किलोमीटर की है, थोड़ा ज्यादा भी है, अब थोड़ा सा डिस्टेंस है, पर 7 कोस की परिक्रमा कहते हैं। 7 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 7 या 21 किलोमीटर की परिक्रमा। ये जो व्यक्ति है ना, कुछ व्यक्ति 7 कोस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति 21 किलोमीटर की परिक्रमा को 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति 21 किलोमीटर की परिक्रमा को 8 घंटे में पूरा करते, जो हम जैसे लड़के होते हैं, थोड़ा सा सुस्त अवस्था, जो नए जवान लड़के होते हैं, पट्टा युवा लड़के जो होते हैं, 3 से 4 घंटे में 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर लेते। तो बताओ उस परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है उसी को परिक्रमण काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। कोई बंदा 4 घंटे में परिक्रमा कर लेता है, कोई बंदा 8 घंटे में परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करने में जो लगा समय होता है उसी को परिक्रमा काल मतलब टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब यही तो मैं समझाने चाहता हूं बेटा। तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को क्या कहते हैं?
टाइम पीरियड का नियम भी कहते हैं। ठीक है। प्रजापति गिरिराज जी की परिक्रमा, हाँ प्रजापति गिरिराज जी की परिक्रमा, मथुरा जी और गिरिराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, जाते हो गिरिराज, जाया करो बेटा जाया करो, मन प्रेम लगा रहता है। ठीक है ठीक है, हाँ वही बात है, गिरिराज जी की परिक्रमा। तो अब परिक्रमा ही समझानी बेटा। बेटा आपको बताऊं क्या है ये बेटा, हमारी अर्थ है, ये हमारा सूर्य है। तो पृथ्वी एक परिक्रमा लगाने में, पृथ्वी एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन का क्या लेती है, समय लेती है। तो उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, परिक्रमा करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने में जितना समय लेती है, उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम या तृतीय नियम कहते हैं। ये प्रश्न याद करना, तृतीय नियम को ही हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ ग्रह एक चक्कर जितना समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं? अगर आई है तो और अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है। पलायन वेग क्या होता है, लास्ट है, पलायन वेग को समझकर हम एंड करेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है पलायन वेग, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है पलायन वेग। पलायन वेग आपको दिखाई दे रहा है, पलायन वेग क्या होता है बेटा? तो पलायन वेग होता है, देखिए पलायन वेग क्या है, पलायन वेग क्या, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर में जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, उसको ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बेटा मेरी बात बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि मैं यहां से जो समझाने वाला हूं वो पलायन वेग समझाऊंगा only। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा आप समझते चलना बच्चों। पलायन वेग क्या है, ये तोप है, यहाँ पर को आपको दिखाई दे रही हो, ये तोप रखी है। तोप जानते हो, हमारे साइड बोलते बड़ा, तो तोप का गोला है क्या, ये तोप है बच्चों, क्या है, तोप है। पहला तोप का गोला, अब ध्यान रखना, ये थोड़ा सा सीखना, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भाग है। ये डॉट डॉट पूरा लिखा है, डॉट 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 करके, ये पूरा का पूरा पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण भाग है, ग्रेविटी एरिया, गुरुत्वाकर्षण भाग, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या ग्रेविटी एरिया है। ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज दिखाई दे रहा है, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एरिया है, ग्रेविटी एरिया। ठीक है, आप समझ लो बेटा, समझ लो बेटा, अच्छे चलते। मैंने बम का गोला चलाया, पहला बम चलाया तो यहां पर गिर गया, पहला बम चलाया तो बम का गोला यहां से यहां पर गिर गया, दूसरा गोला चलाया तो बम का गोला यहां गिर गया, तीसरा गोला चलाया तो बम का एरिया यहां गिरा दिया, और मैंने पूरी दम से लगा दी, पूरी दम से लगा दी। अब चौथा बम का गोला यहां गिरा, पूरी दम से बम का गोला चलाया तो पूरी दम से बम का गोला कहां गिरा? क्या ये बताओ, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर गया क्या? चौथा गोला जो चलाया था पूरी दम से, ये पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स को पार कर गया था। तो आप कहोगे हाँ सर, ये तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर गया है। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, ऐसे वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। यहां पर बम का गोला गिरा था, परंतु देखो गुरुत्वाकर्षण के भीतर गिरा था,
ये वाला गोला गिरा था, गुरुत्वाकर्षण के भीतर गिरा था, परंतु ये वाला गोला था वो पूरी दम से चलाया था और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पूरी तरह से पार कर गया। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और जिस वेग से फेंकी जाती है उस वेग को ये पलायन वेग कहते हैं, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। मेरी बात समझ आई बच्चों? अब तो आ गई होगी बेटा। चलो देखेंगे। अब बताओ, ठीक है, इधर देखना, इधर और समझो इधर। अगर मैं इस पेन को अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं तो कहां आ रही बच्चा? नीचे की तरफ आ रही है। इस पेन को ऊपर फेंकूं तो कहां आ रही बच्चा? नीचे की तरफ आ रहा, क्योंकि इसका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है और मैंने इसको पूरी दम से फेंक दिया। अगर मैं इसको पूरी दम से फेंकूंगा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, क्या कर जाए? इस क्षेत्र को पूरा पार पड़ जाए, यहां पर आ जाए, पूरा का पूरा यहां पर चली जाए, क्या ये वस्तु लौट कर पृथ्वी पे आएगी क्या? ये वस्तु लौट कर पृथ्वी पे आएगी क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। अगर कोई वस्तु पलायन वेग से फेंकी गई है और गुरुत्वाकर्षण वाले भाग से निकल जाए तो वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आती, इसी को पलायन वेग कहते हैं। समझ में आया बच्चा? वह न्यूनतम वेग जो जिसमें किसी पिंड के ऊर्ध्वाधर का मतलब होता ऊंचा, ऊंचा ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाए? पार कर जाए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो पिंड उस वस्तु पर पुनः वापस नहीं आता, वो पिंड द्वार से पृथ्वी पर नहीं आएगा। पलायन वेग का मान भिन्न भिन्न ग्रहों के लिए अलग होता है। पलायन वेग का मान पृथ्वी पर अलग होता है और अलग अलग ग्रह पर होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? 11.2, याद रखोगे। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या? 11.2 किलोमीटर। अगर किसी वस्तु को 11 किलोमीटर की दर से फेंकोगे तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी। कहने का अर्थ है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा? 11। चंद्रमा का कितना होता है? 2.4। पृथ्वी की त्रिज्या इतना। तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इसे कल हम पढ़ लेंगे। द्रव्यमान पढ़ेंगे कल और मास पढ़ेंगे। द्रव्यमान और हाँ कहाँ गया? बल और द्रव्यमान और कौन सा है? चलो द्रव्यमान पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्यमान और भार, सॉरी, द्रव्यमान और भार पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार में पढ़ेंगे। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके छोड़ दो, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से अगर बात आई है कि ब्लॉक हॉल आपके साथ चलेंगे। आप कब जा रहे हो गर्रा जी? हाँ अच्छा, चलेंगे सर शुक्ला जी, साक्य राहुल जी चलेंगे। हम तो गिरिराज जी के पास ही रहते हैं, चलेंगे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे द्रव्यमान पढ़ेंगे बच्चों और हम पढ़ेंगे भार में, मास और वेट में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट इंपल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, सारी चीजों को पढ़े, ठीक है। तो बच्चों आज हमने बहुत सी चीजों को कंप्लीट किया है। 3 टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। एक तो हमने न्यूटन नियम पढ़ा है, कुछ गतियां पढ़ी हैं, पलायन वेग क्या होता है, प्रक्षेप गतियां क्या, इसको हम कल देख लें। तो आशा करता हूं कि आज आपको पढ़ने में थोड़ा एंजॉय होगा, हर चीज को क्वेश्चन वाइज। कल हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, कल हमने संडे भी है तो आपको जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क के माध्यम से कल हम ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे और कल हमारी क्लास भी चलेगी बेटा, फिजिक्स की क्लास इससे आगे बढ़ेगी। कल हम 2 से 3 टॉपिक खत्म करेंगे। कल हम बल को खत्म कर लेंगे, ऊर्जा को खत्म करेंगे, लगभग एक और कोई और टाइम बचा तो एक और खत्म कर लेंगे। तो कहने करता है 2 से 3 टॉपिक कल हम खत्म करेंगे। आप लगातार ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जिस सपने को देगा उसको साकार कीजिए और लगे रहो।
तो मैं राहुल सिंह आज आपसे साइंस की क्लास में विदा लेता हूं, मिलता हूं कल नए जोश के साथ, कल ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके।